दबाना उसके शरीर को स्वास्थ्य को ठीक बने रखते हैं, उन सारे तत्वों को नष्ट कर देते हैं आग लगा करके। और आप उसके तत्व नष्ट हो रहे हैं, फिर वो मिट्टी का टुकड़ा रहता है, उसमें तत्व नहीं रहते, तो उसमें पैदावार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बीमार आदमी कबड्डी खेल सकता है क्या? बीमार आदमी दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। तो धरती माँ बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, खाद से भी, दवाई से भी, जहर से भी। हम तो टेबलेट में देते हैं, थोड़ी लिए, ज्यादा टेबलेट से गर्मी होती है, और आपने मिट्टी में कितनी टेबलेट डाल रहे हैं। इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मजीद सिंह जी, आप कैथल जिले में आपका जन्म हुआ, और आप रहते हैं, आपने पीएचडी किया है, और पीएचडी के साथ आज के जो कृषि वैज्ञानिक है, या दवाई डाल दो, ये करके डाल दो, ये इस प्रकार का सुपारिश, इस प्रकार की बात किसान के साथ नहीं करते। सीधी सीधी जो अपने खेत में अपने आसपास मिल सकती है, जिसको कुदरती खेती का है, ईश्वरीय खेती का है, जीरो बजट पर खेती, उस पर बात डॉक्टर मजीद सिंह जी रखेंगे। और आपने इसको ध्यान से सुनना है, थोड़ा समझना है, पहले समझने की कोशिश कीजिए, और ईश्वर और इसको खेती को एक समान सुनना कीजिए, फिर आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। किसान भाइयों, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि खेती में आज की हमारी स्थिति क्या है। यहाँ खड़े हैं, ये खेती कोई मानसिकता करवा रही है या हम अपने आप मर्जी से ध्यान डाल के ऐसी स्थिति में आ गए? ये एक सोचने का विषय है। ये समझ रहे हो दोनों फोटो को आप, ये कोई मानसिकता है जो आपको 7 समुद्र पार से षड्यंत्र करके आपके पेट में जहर डलवा रही है। क्योंकि भारत का इंसान, भारत की जो प्राचीन पद्धति है, प्राकृतिक पद्धति है, उसमें कहीं भी जहर का नामो निशान ही नहीं। ये आया कहां से, ये मैं इस स्लाइड के द्वारा आपको दिखाना चाह रहा हूं, बेहतर आप समझ सकते हैं। आज ये स्थिति हमारे लिए आगे पैदा करती है, ऐसी मानसिकता स्थितियों में। क्या हुआ इनके कारण हमारे को? त्वचा रोग, सारे के सारे हम ऐसी स्थिति से, ब्लड प्रेशर से कोई बचा है? आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखते जाइए, सहमत हैं। ये हमारे इस जीवन पद्धति ने दिया है, हमारी खेती से ही आया है ये सारी चीजें। ये कैंसर कभी था? हमारे परदादा वो सोच सकते हैं? क्यों नहीं था? ये सोचने की बात है कि वो प्राकृतिक जीवन को जीते थे। किडनी सबकी फैल, कोई बचा है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जिगर के रोग, आज 16 साल के बच्चे को भी अस्थमा की दिक्कत हो जाती है। जहर डालेंगे तो कैसे हजम होगा? जहर के लिए नहीं बनाता ना। और यहां पहुंच गए हम। ये क्या स्थिति है जो मैंने दिखाया कि संस्थाएं, संस्थाएं भी असहाय हो गई है। आज अगर इस भारतवर्ष का रासायनिक की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, तो कोई पार्लियामेंट, कोई विधानसभा, कोई विश्वविद्यालय या कोई सरकारी संस्था कितनी भी बड़ी हो, कृषि की हो, चाहे किसी हो, कर सकती है समाधान। दिखाने का मतलब ये है कि हम किसानों को ही उठना होगा। जिस जगह, जिस घर में आग लगी है, उसी घर को चिंता करनी। आज का युवा, यूथ खेती से भाग रहा है। एक स्कूल और छोड़ दिया कि खेती काटेगा, सोता ही बैठे, बाप हूं मैं तो मर गया, तू कहीं और अपना जुगाड़ देख। ऐसा है कि नहीं है? यही है। अब बात है क्या इसका कोई विकल्प है? और खुशी की बात यह है कि विकल्प मौजूद है, और वो किसान के खेत में मौजूद है और किसान के घर में मौजूद है। अभी तक हमारे को अंधेरे में रखा है। ये रहा विकल्प। इसकी विशेषता क्या है इस विकल्प की?
ये खेती करनी है। सहजीवी फसल के बगैर कोई भी फसल नहीं लेनी। प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र ये है कि जो खेत पे या कृषि पे आने वाला खर्चा है वो सहजीवी फसलों से निकाल लेना, और जो मुख्य फसल है वो मुनाफे के रूप में सीधी आपके जेब में जाना। नंबर 1 मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र, गांव का पैसा गांव में। ये 2 बेसिक है सिद्धांत। गांव का पैसा गांव में रहना, बल्कि शहर का पैसा गांव में आना। ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती करती है और कुछ भी ताकत नहीं कर सकती। एक बात देखिए, आपके पास जो चीज है, जो समाधान है, घर में जो अनाज है, मोटे तौर पे अगर उदाहरण दूं, आपके कोई शादी ब्याह है या कोई भी आपने फंक्शन करना है, अगर घर से ही गाय के घी से, दूध से लस्सी या जो भी खीर बना करके उसको खिलानी है, क्या आप पे आर्थिक बोझ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से खेती में कभी भी किसान, एक बात कहते थे हमारे परदादे पूर्वज कि शहर से कोई भी चीज नहीं लाना। कभी लाते थे नमक और लोहा को छोड़ करके, आज भी संभव है, लेकिन कुछ षड्यंत्र हुए इसकी वजह से आज हमारे को अंधेरे में अध्यात्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा देश अध्यात्म पे ही आधारित है या इसके सिवाय है कहीं पे? नहीं है। यही एक इलाज है, क्योंकि कितने भी इस दुनिया में आप जब इतिहास पढ़ते हैं, पहली क्लास से जाते हैं, आप हिस्ट्री तक पीएचडी करते हैं, एक ही बात आती है कि इतने आए, लिस्ट भी नहीं बना सकते लूटने वालों की इस देश में, जब से ये देश स्वावलंबी हुआ है। उसके बावजूद भी खत्म नहीं हुआ देश। क्या हस्ती है, मिटाई मिटेगी। लेकिन उन्होंने सोचा ये मारने से, लूटने से तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी तो गाय भी सोना उपज दिया, धरती भी सोना उपज दिया, पहाड़ इतने हैं, पानी इतना शुद्ध है, ये तो मरेंगे ही नहीं। लेकिन ये सोच बनाई गई कि इनकी मानसिकता पे, इनकी पेट पे लात मार दो, अपने आप आहिस्ता आहिस्ता 100-200 साल में खत्म हो जाएगी। वही स्थिति, ये मानसिकता हमारे यहाँ ले गया, ये मार दिया हमने। आज अगर सबसे बड़े पापी हैं तो कौन है? हम हैं। सबसे बड़ा हिंसा किया है हमने। क्या किया था? हरियाणवी में अगर आपने रामनी सुनी हो कि कुत्ता मार पिंजरा रोया था, ये वो हम सब बंजारे की भूमिका में रो रहे हैं ना, अपने कमाऊ खुद को मार के। कुत्ता नहीं था वो, कमाऊ खुद था उस बंजारे का। और आज हमने क्या किया? इसीलिए मैंने आपको किसी को दोष नहीं देता, किसी कृषि विज्ञानी को, किसी अधिकारी, किसान को, क्योंकि करवाया गया हमारी मानसिकता पे अटैक हुआ, ऐसी जगह पे अटैक हुआ जहां पे हम संभले ही नहीं। अनुपयोगी क्या है इसमें? ये बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एक विषय है, सोचने का विषय है कि कार्बन डाइऑक्साइड से वार्मिंग ग्लोबल हो जाती है। अगर ये रुक जाता है तो फिर बेहतर होगा। एक मैं आपको बताऊं कि खाद देना ही नहीं है फसल में। इसका प्रमाणिक तथ्य साथ आपको सिद्ध करूंगा। ये मूल मंत्र है इसका। एक देसी गाय 30 एकड़ फसल। इसी के ऊपर अपना पूरा लेक्चर करेंगे, इसी के ऊपर सारा यही बात। बिजली की बचत इस कार्बन 90% बचत है इस सिद्धांत से। पानी 90%। वर्षा का जल प्रबंधन छेद बना करके हमारी देशी की अनुकूल गतिविधियां करते हैं। यहाँ पहुंच जाएंगे हम पंचस्तरीय व्यवस्था 5 लेयर की, तो किसान में बात करें। कुदरत ने इतनी भी अच्छी पद्धति दी है, कुदरत के पास स्वावलंबी स्वयं पोषित स्वयं विकसित व्यवस्था है। भूमि अन्नपूर्णा है, कहीं से कुछ भी नहीं लेके जाना, क्योंकि जब भी आप भूमि को नीचे जितना खोदते जाओगे उतने ज्यादा खनिज तत्व उसमें उपलब्ध रहेंगे। 1924 में डॉक्टर वाशिंगटन और डॉक्टर क्लार्क ब्रिटिश सरकार के कहने पे यहाँ पे आए थे भारत में, और उन्होंने पूरा दक्षिण भारत खोद के देखा 1000 फुट तक, और फिर गंगा प्लेटन सारा का सारा उत्तरी मैदान, और ये निष्कर्ष निकाला कि जितनी गहराई तक जाते हैं भारत की धरती में उतने ही ज्यादा खनिज तत्व
मिलते हैं। तो इसका मतलब धरती अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि माँ, धरती माता संपूर्ण है। जो जितने भी इसके ऊपर जंतु जीव हैं, इंसान तो इंसान, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पशु पक्षी, सबका पेट भरने में सक्षम है। ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए चल रहा है और कोई भी कारण नहीं। क्यों? अगर अन्नपूर्णा नहीं होती तो एक सवाल यहां पे खड़ा होता है, ऐसे जंगल जहां पे मानव जा नहीं सकता, कोई पानी नहीं दे के आया, कोई तथाकथित लोगों द्वारा बनाया खाद नहीं दे के आया, कोई वहां पे ट्रैक्टर नहीं चला के आया, उसके बावजूद भी जामुन का पेड़, अनार का पेड़, आम का पेड़ क्यों खड़ा है और लबालब फल क्यों दे रहा है? और अकाल भी आ जाता है, जंगल फिर भी हरे भरे रहते हैं, लेकिन आपकी फसलें, हमारी फसलें सूख जाती है क्योंकि हम रासायनिक खाद डालते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अहिंसा करते हैं, हमारे मित्र जीवों को मारते हैं, वो हिंसा करते हैं और वो अहिंसा पर आधारित है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पे डालना पड़ेगा, उस महानुभाव से, उस बुद्धिजीवी से तो पूछ ले कि भाई ये पेड़ खड़ा है, इस पे कौन डाल के गया है पीले, ये तो बता दे। उसके पास कोई जवाब नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक के पास जवाब नहीं है, लेकिन है क्योंकि भूमि अन्नपूर्ण है। भूमि के पास वो सारे तत्व हैं जो भूमि से हमें प्राप्त होते हैं। और क्या होगा प्रजनन के आने से? ये खाना मिल जाएगा और बचेगा कोई हॉस्पिटल जो घर घर खुल रहे हैं बड़ी-बड़ी। आज पूरे भारतवर्ष के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कम लागत आएगी तो हम यहां नहीं पहुंचेंगे। इस पे कांटा लगा दिया। और पर्यावरण के अनुकूल चलेंगे, जैसे वातावरण के अनुकूल चलेंगे तो ये स्थलांतरण। आज क्या स्थिति है? भारत गांवों में बसता है कि नहीं बसता है? बसता था कि नहीं बसता था? अगर गांवों से निकालोगे तो समझ लेना दुर्गति हो जाएगी। आज भी आप दिल्ली में चले जाओ, स्लम एरिया में, आपके भाई, आपके रिश्तेदार मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी है। देखोगे तो आप किसी भी स्लम की वीडियो उठा ले, क्या वहां पहुंचाएंगे अपने परिवार को? और कितनी बेरोजगारी होगी? ये सब का जवाब प्राकृतिक खेती है। ये सही है। दस 10,000 वर्ष पुराना है हमारा इतिहास। खेती कैसे करते थे? कंदमूल खाते थे, शुद्ध शाकाहारी थे। झोपड़ियों में रहते, गौपालन शुरू की और खेती शुरू की। आज क्या क्या खेती हो रही है? रासायनिक खेती, जहरीली खेती कह देते हैं जिसको जैविक खेती, वैदिक खेती, यौगिक खेती और प्राकृतिक जीरो खेती का भी
सबसे पहले गोबर का अगर कहीं जिक्र मिलता है इतिहास में, तो जब मिलता है जब श्री कृष्ण के राज्य में बाढ़ आ गई और पूरा का पूरा बाढ़ से उपजाऊ भूमि बह गई, तो सारे तरफ त्राई त्राई मच गई। तब श्री कृष्ण जी के पास जनता पहुंची, किसान भाई पहुंचे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो लगा हुआ था उसको उठा के वहां से आप जो गोबर है गोधन है उसको खेतों में डालिए। सबसे पहले वहां से ही जो है ना उसके अंदर सब समझिएगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये मैं आपको स्लाइड में निकालूंगा। ये स्थिति है, समझ हो रहा है ना। ये जैविक खेती में एक प्रॉब्लम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को ये नुकसान होता है। इतनी कैसे बनाते हैं हम, तो जैसे या किसी चीज से खेती ग्लोबल वार्मिंग। वैदिक खेती में अच्छा है अगर हम प्राकृतिक खेती से करेंगे और उसमें भी पावन का अगर हम डाल देंगे तो जाएगा, और अहिंसा पे आधारित है। इसी प्रकार से यौगिक खेती का हवा आई और हवा गई, तो शुद्ध वातावरण हुआ, अच्छा है। यौगिक खेती में ये तभी है कि इसमें विविधता होना जरूरी है और आपको अहिंसा पर आधारित है, कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं होना। ये सारे तभी हम क्रियाकलाप कर सकते हैं जब हम प्राकृतिक खेती पे आएंगे। अगर प्राकृतिक खेती पे नहीं आएंगे तो अशुद्ध जगह पे ना तो हवा कर सकते, ना तो अग्नि कर सकते और ना ही योग कर सकते। आज कुछ विचारणीय जो है ये है, इतना देख करके क्या किसान को नुकसान से बचाया जा सकता है, क्या खाद्य आपूर्ति पूर्ण हो सकती है। जब भी जैविक की बात करते हैं कि खाद्य चेन पूरी होगी कि नहीं होगी, ये भी एक मिथ्या है। पहले दिन से ही बड़ा आपको मिलेगा। खाद्य स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं, अभी तो स्वास्थ्य तो हानि पहुंचा रहा है ना, हमसे अपन भाई छीन रहा पड़ी। क्या रसायन मुक्त खाद्य संभव है, क्या जहर आहार हो सकता है, जहर हो सकता है। जैसे मैंने कहा था भूमि अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा कैसे है, सभी तत्व उसके भरे पड़े हैं। और आपको मैं एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ जो हमारे को जहाँ पर मुक्त करना गया। जो भी पौधा खड़ा है उसका 98.5% भाग, चाहे आज आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, वो पर्यावरण से ही मिलता है। कैसे मिलता है, पौधा अपना भोजन सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया से करता है, और जो कि सूर्य की रोशनी से आती है। दूसरा, पौधा को हवा चाहिए प्राणवायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है। तीसरा, पौधे को नमी चाहिए जो कि हमारी हवा में पहले से नमी है और बारिश से हमारे को मौसम से मिलती रहती है। हवा में नमी 30 से लेकर के 90% पूरी साल में उपलब्ध रहती है। बारिशों के समय में ज्यादा हो जाती है तो पौधा को क्या मिल गया, सारी चीजें मिल गई। और नाइट्रोजन हवा में 78.6% है जो हम पर यूरिया करके डालते हैं। यूरिया में क्या होता है, 46% यूरिया, 54% नमक, वो सारे का सारे जो हमारी भूमि के पोर हैं जिससे केंचुआ आता जाता था वो रोक देते हैं। तो ये स्थिति है संतुलन की। मृदा के कारक देख लिया। एक लाइबिक साइंटिस्ट हुए। लाइबिक साइंटिस्ट ने क्या सिद्धांत दिया कि धरती कुछ नहीं है, जमीन कुछ नहीं है, मिट्टी कुछ नहीं है, ये पूरा करकट है, पत्थर कंकड़ है, इसमें सारा कुछ ऊपर से डालना पड़ेगा। एक झूठा सिद्धांत दे दिया, उसके नाम से ही झलकता था। उसकी माँ ने बड़ा अच्छा नाम रखा लाइबिक। लाई का मतलब झूठा, बिग का मतलब बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा झूठा बोलने वाला। वहां से
दुनिया की जो है ना हालत बिगाड़ दी। ये देखना मिट्टी कैसे बनती है। ये मिट्टी बन गई। एक सिद्धांत है प्रकृति का, जो जहां से आया वहां जाएगा। पंच महाभूत तत्वों से ही शरीर बना है हर कोई शरीर, चाहे वो इंसान का हो चाहे पेड़ पौधों का हो। उसके आगे 8 सूक्ष्म दूसरे तत्व है, 108। यानी कि जो जहां से आया वहां जाएगा। प्रकृति के रुक नहीं सकती। हम जहां से आए वहां गए या नहीं गए, सारे के सारे वापिस मिट्टी में मिल जाते हैं। जब इंसान शरीर छोड़ता है तो हवा अपना हिस्सा ले जाती है, अग्नि अपना हिस्सा ले जाती है, पृथ्वी अपना हिस्सा ले जाती है, जल अपना हिस्सा ले जाता है। तो इसी प्रकार से जो जहां से आया वहीं जाएगा। ये पौधे हैं, जब अपनी आयु समाप्ति करते हैं पूरी तरह पक जाते हैं, उसके बाद जो पौधे का शरीर है, अब दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में इसका टेस्ट करवा लेना, वो सारे तत्व हैं उस पौधे में जो तत्व हमारे को फसलें या पेड़ पौधे उगाने के लिए चाहिए। तो फिर किस लिए खाद चाहिए? वो सारे के सारे फल या दाने अपने लेने के बाद अगर वो सारे का सारा हम भूमि में मिला देंगे आच्छादन के रूप में, तो क्या हमें नहीं मिलेगा जब सारे तत्व हैं? इसका मतलब है जो जहां से आया वहां, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इससे छेड़छाड़ करके ही इंसान ने अपने लिए कांटे ढूंढ लिए हैं। ये ऐसे भूमि बनती है तो इसमें सारे तत्व हैं जो कि जलवायु से हमारे को मिले। ये पौधा खड़ा है, ऊपरला भाग क्या है इसका? बिना डिकम्पोज्ड अविघटित है। जब ये विघटित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। इस प्रकार से ये मिट्टी बेहतरीन हर जगह पे नीचे तक देख लो, पेरेंट रोड तक जहां नीचे जाएंगे वहां भूमि महासागर है खनिज तत्वों का। ये जंगल के हरे भरे पेड़, कोई मनुष्य पानी नहीं देता, रासायनिक या कंपोस्ट खाद वहां डालने नहीं जाता, कीटनाशक छिड़काव नहीं करता। प्रकृति स्वयं विकासी स्वयं कोशी और स्वयं स्वावलंबी व्यवस्था है। धरती अन्नपूर्णा है। जैसे जैसे भूमि के गहराई में जाते जाओगे, मैंने बताया वैसे वैसे पोषक तत्व बढ़ते जाएंगे। गहराई की भूमि पोषक तत्वों का महासागर है, अर्थात भूमि अन्नपूर्णा है। सिद्ध कर दिया, पहले कहा था मैंने। क्या करती है जड़ें? गहराई से लेकर के ऊपर पौधे को दे देती है। 4 अवस्थाएं हैं खेती करने की या कोई भी वनस्पति उगाने की। जिस प्रकार से एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकाल ले तो वो डगमगा जाती है, चल नहीं सकती। इसी प्रकार से 4 व्यवस्थाएं हैं। खाद्य चक्कर यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल। दूसरा है कैपिलरी फोर्स, केशाकरण शक्ति, जो अपने आप नीचे जैसे तेल का दिया होता है कि अपने आप चढ़ जाता है, इसी प्रकार से। और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स, जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया था। और चौथा है देसी केंचुओं की गतिविधियां। अब हमने टायर को उतार के फेंक दिए, यानी कि देसी केंचुओं की गतिविधियां कहीं है नहीं है ना। और खाद्य चक्कर को भी हमने छोड़ दिया, खाद्य चक्कर को समझे, यानी कि ये मान के कि आप एक टायर हमारा गायब है। पोषक तत्व पौधों में संग्रहित होते हैं, मैंने बताया सारे के सारे पौधे में जब अपनी आयु समाप्त कर लेता है तो उसमें सारे के सारे ये संग्रहित हो जाते हैं। ये देखो पत्ते झड़ते हैं, पेड़ के पास पड़ते हैं, उनके अंदर सारे तत्व है। वो बाद में गोले बना रखते हैं। कहाँ जरूरत है? नमी में पेड़ पौधों का शरीर का विघटन हो जाता है, डिकम्पोज। मैंने अभी बताया था आपको, दिखाई थी स्लाइड। वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति लाते हैं। ये जलाने का जिस टहनी पे खड़े हैं वही काट रहे हैं। अगर हम खेत में आग लगा रहे हैं तो ये सोच लेना अपनी कुल्हाड़ी से अपना भाव काट रहे हैं। देखिए जब भी कोई बात आती है कि सोयल हेल्थ कार्ड दिखाओ, मिट्टी आपकी जांच हुई कि नहीं, पीएच आपका अमल विमल देवना 7 से ऊपर 8 से ऊपर है, किसान के बूढ़े भी टिक जाते हैं कि जैसे मेरी भूमि में कोई कैंसर हो गया। अगर आपकी भूमि में प्रकृति की व्यवस्था से है तो जरूरत ही नहीं है इस पत्र को पढ़ने की। ये भी एक षड्यंत्र मैं बता देता हूँ। इस जब प्राकृतिक पे हम आ जाएंगे, जरूरत ही नहीं, भूमि पहले से अन्नपूर्णा है, वो वैसे ही सोना उपजेगी। ये आगे 4 व्यवस्था है, 4 पहिए,
नोट कर लेना आपकी गाड़ी के 4 पहिए, जो कृषि की गाड़ी के 4 पहिए, खाद्य चक्कर, कैपिलरी फोर्स, साइक्लोन, बवंडर जो समुद्र में उठते हैं, इनकी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं, फिर डिटेल में हम जाएंगे। खाद्य चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल मैंने बताया, हवा में 78.6% नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन आपको सूक्ष्म जीव, नत्रजन, स्थिर जीवाणु इसको आपको उपलब्ध करवाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सारी की सारी नाइट्रोजन खींच के वो होंगे, वो हमने मार दिए, सूक्ष्म जीव नहीं छोड़े। वो सूक्ष्म जीव कहां से आएंगे? गाय के गोबर और गोमूत्र से। करोड़ों करोड़ों 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव हैं देसी गाय के गोबर में। वो सूक्ष्म जीव दे देंगे तो खाद्य चक्र जो हवा में नाइट्रोजन है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा कैपिलरी फोर्स, केशाकर्ण शक्ति, जितने भी खनिज तत्व जमीन में पड़े हैं, नमी से लेकर के जड़ें, केशाकर्ण शक्ति से ऊपर फलों तक पहुंचा देती है और आपका खाद्य जो है ना न्यूट्रिएंट पूरे हो जाते हैं जो पोषक तत्व चाहिए। तीसरा चक्रवात, जब बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आता है, वहां पे तूफान और बवंडर खड़ा होता है, बिजलियां कड़कती है हमारे आसमान में। आपको ध्यान होगा जब गोधूली होती थी, सारा जो रेत था अपने रास्ते का वो ऊपर उठ जाता था। इसी प्रकार से तूफान आने पे उस पे सारा रेत ऊपर उठ जाता था। उस रेत में जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम होते थे, वो आसमान में चले जाते थे। आसमान में बिजली कड़कती थी, वो 78.6 नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व टूट के विघटन हो जाते थे। ऊपर से बारिश आती थी, बारिश से वो हमारी जमीन में आ जाता था और हमारे मित्र केंचुओं ने जो छेद किए हुए थे, करोड़ों की संख्या में अनगिनत छेद किए थे, उनसे वो बुलबुले उठ करके नीचे चले जाते थे और आपका पूरा का पूरा पानी और पोषक तत्व पूरे प्राप्त हो जाते थे। सबसे पहला षड्यंत्रकारियों ने ये काम किया कि केंचुए मार दिए ताकि उसमें छेद ना बचे, आज बुलबुले ना देख सके आप। अगर आपका वो पूरा का पूरा तंत्र बना रहता तो आज आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी खेती सोना होती। ये षड्यंत्र किया। आप एक बात पूछ लीजिए, जब से ये रासायनिक खेती आई, ध्यान से सुनने की बात है, आप फिर बोलिए प्लीज, एक ध्यान से सुनने की बात है। आप एक सवाल पूछ लिए, जब से ये रासायनिक खेती आई उसके बाद जो दवाई जिस कीड़े को मारने के लिए आई, वो कीड़ा बढ़ा या घटा? बढ़ा। ये बढ़ाने की दवाइयां हैं ना कि मारने की दवाइयां? नोट कर लेना, सीधे कर देता हूं मैं आपको। अगर वो आज घटा होता, अगर मैं कहता हूं कि ये दवाई आपके छोटी भेदक कीड़े को मारेगी या दवाई आपके तना छेदक कीड़े को मारेगी, तो अगर वो दवाई बाजार में आ गई, उसके 2 महीने 4 महीने बाद वो कीड़ा दिखना ही नहीं चाहिए और जिंदगी में नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हर सीजन में आता है, हर फसल पे आता है और पहले से ज्यादा नुकसान करता है, पहले से ज्यादा संक्रमण आता है। इसका मतलब है ये दवाइयां कीड़े बढ़ाने के लिए है, कीड़े मारने के लिए नहीं। ये सिद्ध है। कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी बताए क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप वो दवाई डाल रहे हो तो फिर खत्म हो जाना चाहिए ना, दोबारा रूप में बढ़ के आते हैं। ये एक षड्यंत्र है। तीसरा, तो चौथा केंचुओं की गतिविधियां। केंचुआ ऐसा प्राणी है, ये आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मिल जाता है। देसी केंचुए की बात कर रहा हूं मैं। और ये क्या करता है? भूमि में छेद करते हुए नीचे जाता है 15 फुट तक और वहां से पोषक तत्व उठाता है। और इसका नियम है, जिस छेद से जाता है उस छेद से वापिस नहीं आता, दूसरे छेद से आता है और दीवार को वर्मी कंपोस्ट से, तरल पदार्थ से लीपता हुआ, जो दुनिया भर के हार्मोन और उसके अंदर जमीन से को फायदा पहुंचाने वाले तत्व, हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट खाद्य तत्व देने वाले हैं, वो सारे के सारे जमीन पे लाके पटक देता है और आपके भूमि में छेद बनाता है ताकि जमीन का वर्षा का पानी नीचे चला जाए और आपको कैपिलरी फोर्स के द्वारा, केशाकर्ण शक्ति के द्वारा दोबारा से पौधों में आ जाए और आपको लहलाती फसल मिले। ये सारे के सारे आएंगे कहां से? जब हम गोबर और गोमूत्र आधारित खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे। अब एक बात प्रैक्टिकल करके देखिए केंचुए के बारे में। कोई भी देसी गाय आपके खेत में या किसी रास्ते पे गोबर कर देती है, 3-4 दिन पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद उठाइए उसको, जब थोड़ा सा सूखा हो जाए और आप देखना उसके नीचे 2 या 3 छेद मिलेंगे, भूमि में भी और उस गोबर में भी। वो कौन कर गया? ऐसा प्राणी है जो ढूंढता हुआ आया, क्योंकि रासायनिक खेती की वजह से, जहर की वजह से केंचुओं ने नीचे
जाकर के बहुत गहराई में समाधि ले ली, और जब भी किसी गाय के गोबर की खुशबू आती है और सूक्ष्म जीवाणुओं की उसको खुशबू आती है गोबर से, तो वो भाग जाता है अपनी समाधि तोड़ करके और आकर के फिर अपने काम में लग जाता है। गया नहीं है वो केंचुआ 52 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। दूसरा जो एसिनिया फिटिडा है, जो विदेशी केंचुआ है, ये 28 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा काम नहीं करता। और मैं गारंटी देता हूं, मैं कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक इस केंचुए से, जिसको आप विदेशी केंचुआ कहते हैं, एसिनिया फिटिडा कहते हैं, धरती में छेद करके दिखवाए, धरती खा के दिखाई। ये केंचुआ क्या करता है? आपका देसी केंचुआ आपका मिट्टी खाता है। अर्थवोरम, अर्थ का मतलब मिट्टी, वोरम का मतलब कीड़ा, मिट्टी खाने वाला कीड़ा। ये भी एक षड्यंत्र है, इससे भी हमें बचना है। जो जमीन में नहीं जाता वो देसी केंचुआ नहीं है, नीचे के पोषक तत्वों को ऊपर डाल नहीं सकता। इसीलिए देसी केंचुओं को रास्ता देना है, और वो रास्ता कौन देगा? वो सिर्फ गौ माता आधारित जीवामृत, बीजामृत से, धन जीवामृत से देगा।